देख रहे हैं नेशन व्यू बीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस बड़ी खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष पहलू को दिखाएंगे आपको। आइए अब आपको दिखाते हैं सबसे पहले नेशन व्यू में वो सुरंग, वो टनल जिसका इस्तेमाल कर रहे थे आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए, कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए। जी हाँ, यही वो टनल है चमलियाल में जो आपको इस सुरंग नजर आ रही है, जिसका एक सिरा जो है वो भारत की सीमा में, आपको पीछे जो है फेंसिंग नजर आ रही है, बॉर्डर फेंसिंग जिसे कहते हैं एलओसी पे, जहां पे तार का बाड़ा लगा के आप दोनों मुल्कों की जो सीमा है उसको अलहदा करते हैं। तो आप देखिए कि ये सुरंग जो है ये एक हिंदुस्तान की फेंसिंग में इसका एक मुंह खुलता है और एक जो है वो पाकिस्तान में जाकर खुलता है। तो यही वो सुरंग है जो चमलियाल में पाई गई है, जिसके रास्ते आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। 2 दिन पहले सांबा जिले में रामगढ़ सेक्टर में 3 आतंकियों ने बीएसएफ की चौकी पर हमला बोला था और कुछ जो है आगे जाके उन्होंने आर्मी के ऊपर हमला बोला था। तो ये आपको बता दें कि ये ही वो सुरंग है जिसे बीएसएफ ने बरामद कर लिया है। रेड होल का किस्म की जो है टनल है और जनरली वन टाइम यूज होता है इस तरह की टनल का, क्योंकि खुले इलाके में खुली है। इस इलाके को जो दो से 3 दिन पहले ही, इस इंसिडेंट से पहले ही इसकी प्लोइंग की गई है और बीएसएफ की और किसानों की लगातार इसके अंदर जो है हरकत रही थी और उसके बाद में ही इसका माउथ की ओपनिंग करके ये मिलिटेंट जो है एंटर की हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से कश्मीर में हिजबुल के आतंकी जाकिर मूसा की गीदड़ भभकी सामने आई है। आतंकी ने बाकायदा वीडियो जारी कर सुरक्षा बलों और उनके घर वालों को जान से मारने की ये कोरी कायराना धमकी दी है। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक से कई आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया गया और इसके बाद से आतंकियों में एक तरह से सांप से सूंघ गया था, एक खिसियाहट, बौखलाहट। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और इसीलिए वो हताशा में इस तरह के बयान या इस तरह की वीडियो जारी कर रहे हैं। आप देखिए मूसा जैसे युवाओं को कैसे बरगलाने की कोशिश हो रही है और कैसी गीदड़ भभकी दे रहा है ये आतंकी। क्या इसका हश्र होगा बुरहान वानी जैसा? देखिए। आप लोगों की फैमिली अगर कन्याकुमारी में भी हो तो हम लोग वहाँ पे उनको गाड़ने का दम रखते हैं। जाकिर मूसा कश्मीर घाटी में हिजबुल का नया कमांडर। शायद इस आतंकी को बुरहान वानी का अंजाम याद नहीं, तभी तो ये सुरक्षा बलों के जवानों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसलिए पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहे हैं आप लोगों को। जाकिर मूसा नौजवानों को बरगला कर केसर की घाटी में आतंकी फसल उगाना चाहता है। बुरहान वानी के बाद जाकिर मूसा को कश्मीर में हिजबुल का नया कमांडर बनाया गया है। अब ये आतंकी सीमा पार बैठे अपने आकाओं की शह पर घाटी की फिजा में जहर घोल रहा है। कश्मीर में लोगों की हिफाजत में लगे जवानों को ये गुस्ताख धमकी दे रहा है। बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने हमारी फैमिलीज के साथ छेड़कर। हमारी फैमिलीज को इन्वॉल्व करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये जंग हमारे बीच में थी, आपस में थी, लेकिन आप लोगों ने फैमिलीज को इन्वॉल्व कर दिया है इसमें। पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। फैमिलीज आपकी भी है, हमारी भी है। आप लोग हमारी फैमिलीज के साथ छेड़ोगे, हम आपकी फैमिलीज को नहीं छोड़ेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, आंख के बदले आंख, यानी अदले का बदला। हमारी आपस में जंग थी, लेकिन आप लोगों ने हमारी फैमिलीज पे अटैक कर दिया है। अभी तो एक छोटा सा धमाका हुआ था तो आप लोगों ने फैमिलीज के साथ छेड़ा है। आतंक के आका की बदजुबानी यही नहीं रुकी। दरअसल मूसा के रिश्तेदारों से उसके बारे में पूछताछ की गई है और ये बात उसे हजम नहीं हो रही। लिहाजा वीडियो जारी कर मूसा ये कह रहा है कि उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करके पुलिस ने ठीक नहीं किया है। दोबारा घर वालों से पूछताछ की गई तो इसका बदला लेगा। आप समझते हो जम्मू में है तो वो सेफ है, लेकिन आप लोगों की फैमिली अगर कन्याकुमारी में भी हो तो हम लोग वहाँ पे उनको गाड़ने का दम रखते हैं। इसलिए पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहे हैं आप लोगों को। अगली बार ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचना। और फिर भी अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया तो कश्मीर की हर गली, हर कोचे में पुलिस वालों की लाशें मिलेंगी। ऐसा करने से पहले हर पुलिस वाले, चाहे वो चपरासी से लेकर आईजी तक, सबकी फैमिलीज, रिलेटिव्स को सिक्योरिटी देके रखना, क्योंकि हम फिर किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी की फैमिली को छोड़ेंगे नहीं। जानकार मानते हैं कि मूसा का ये वीडियो उसकी हताशा की तस्दीक कर रहा है। जितनी भी गड़बड़ें वहाँ होती हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन के जरिए की जाती हैं। बुरहान वानी भी इन्हीं का एक लीडर था, एरिया कमांडर या जो भी कोई उसकी असाइनमेंट दे रखी थी। और अब इनकी कोशिश है कि बुरहान वानी के जाने के बाद किसी और को, किसी आइकॉनिक फिगर बनाया जाए। बुरहान वानी भी फेसबुक की वजह से बना हुआ था, तो ऐसा कोई और पैदा किया जाए
ताकि लोग उसके इर्द गिर्द रैली हो जाएं और ये गड़बड़ चलती रहे। कश्मीर में आतंक फैलाने में लगे दहशतगर्द और उनके आका वीडियो के जरिए युवाओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं। मूसा का वीडियो उसी की कड़ी है। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद साउथ कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की कमान जाकिर मूसा संभाल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। तो ऐसी गीदड़ भपकियों का जवाब देने के लिए हमारी सेना के जाबाज ही काफी हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज एक और मुसीबत सैलरी डे के तौर पर देश के सामने खड़ी थी, क्योंकि नोटबंदी के बाद पहली बार तनख्वाह मिलने का, तनख्वाह बांटने का दिन था। आपको बता दें कि पैसा निकालने के लिए जब लोग एटीएम पर पहुंचे तो जबरदस्त भीड़ लगी रही, कहीं कैश की किल्लत रही तो कहीं राहत भी देखी गई। देखिए जरा ग्राउंड जीरो से आज सैलरी डे पर कैसे रिपोर्ट आई है। नोटबंदी के बाद पहली तारीख को बैंक और एटीएम के बाहर कतारों की ये तस्वीर 20 दिन पहले की तस्वीर से अलग नहीं। आज के हालात और मुश्किल भरे इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि पिछले महीने किसी तरह अपना जरूरी खर्च पूरा करने वाला आम आदमी नए महीने की तनख्वाह निकालने पहले दिन बैंक पहुंचा था। 1 तारीख आ चुकी है और 1 तारीख में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी सैलरी निकालने के लिए लाइनों में लग चुके हैं। इस समय हम कनॉट प्लेस के आईसीआईसीआई बैंक में हैं और बैंक के बाहर जो आप कतारें देख रहे हैं ये दरअसल इसलिए भी लंबी हो चुकी हैं क्योंकि 1 तारीख है, आज पैसा निकालना है, लेकिन राहत जो थी वो मिलती नजर नहीं आई। आप सर बताइए, आप यहाँ पर किस लिए खड़े हैं? चेक से पैसा निकालने के लिए। चेक से पैसा निकालने के लिए? आपको पता है ना कि 24,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते जो सैलरीड क्लास है। हाँ जी। आप सैलरीड क्लास? हाँ जी ये सर। अच्छा, तो कितना अमाउंट आपने भरा? देखिए आप 24,000 जो है, 24,000 से ज़्यादा लोग अवेयर हैं और जानते हैं कि 24,000 से ज़्यादा वो नहीं निकाल सकते, इसलिए चेक से 24,000 तक आप एक साथ निकाल सकते हैं। सरकार ने आम लोगों को बैंक से एक बार में 24,000 रुपए तक निकालने का नियम बनाया, लेकिन नकदी की कमी की वजह से बैंक इस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को कहीं 10,000, कहीं 5,000 तो कहीं 4,000 ही मिल पा रहा है। तनख्वाह अकाउंट में आ चुकी है और लोग तनख्वाह उठाने के लिए लाइन में खड़े हैं। इस वक्त हम गांधीनगर के एक बैंक के पास, आप देख सकते हैं कि लोग तनख्वाह उठाने के लिए और अपने पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़े हैं। सर आप बताइए कि तनख्वाह आ चुकी है, तनख्वाह उठाने के लिए आप यहाँ पर खड़े हैं। हमारे अकाउंट में तो पूरा पैसा है लेकिन हम उठा नहीं पा रहे हैं। अभी इतनी दिक्कत है, कल पूरे अहमदाबाद सिटी में पूरे सब एटीएम खाली थे। कुछ जगह बैंकों में कैश की कमी की शिकायत आई, लेकिन कई जगह बैंक अपने ग्राहकों को पूरे 24,000 की रकम मुहैया करा रहे थे। इससे पहली तारीख को सैलरी निकालने वालों को बहुत सुविधा हुई। आज पहली तारीख है और बैंक में वो तमाम लोग पहुंच रहे हैं जो सैलरी विड्रॉ करते हैं और महीने का खर्च उनको सैलरी से फिर चलाना होता है, सभी को पे करना होता है और अपने अपने तरीके से डिमोनेटाइजेशन के बाद लोग कैसे अपने खर्च के लिए पैसे निकाल रहे हैं, क्या कुछ सहूलियत उन्हें मिल रही है और वो अपने घर में उन लोगों को कैसे पैसे दे रहे हैं जिसकी सेवा उन्होंने पूरे महीने ली है। आप लोग पैसे कैसे निकाल रहे हैं? पैसे? हाँ सर, चेक से निकल सर कैसे पे कर रहे हैं घर में आप लोग अपने? बिल्कुल नॉर्मल हो गया सर, धीरे धीरे। हाँ नॉर्मल पैसे निकालने में तो कोई दिक्कत? नो सर, नो प्रॉब्लम। हालांकि जिन लोगों को दिसंबर की पहली तारीख को भी कम पैसे की दरकार थी वो बैंक नहीं एटीएम की कतार में थे और कई जगह एटीएम से 2,500 रुपए तक मिल जा रहे थे, जो लोगों की दरकार के हिसाब से काफी अहम थे। 2000 और 100 के देखिए सभी डिनोमिनेशन के नोट निकल रहे हैं। अमूमन शुरू में ये कंप्लेन था कि लोग 1 तारीख को कैसे उन लोगों को पे करेंगे जिनको कम अमाउंट पे करना होता है, मगर 100 के नोट भी 100 के नोट भी निकल रहा है, 500 का नोट भी निकल रहा है। तो पे करने में परेशानी नहीं होगी ना? कोई दिक्कत नहीं। जाहिर है दिसंबर की पहली तारीख को देश के लोगों ने कहीं मुश्किलों का सामना किया तो कहीं नोटबंदी के बावजूद बैंक और एटीएम की कतार में अब उनकी सहूलियतें बढ़ी हुई दिखाई दी। टीम न्यूज नेशन। और नोटबंदी के बाद अब गोल्ड पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई रही है। नोट के बाद अब कहा जा रहा है कि सरकार सोने पर चोट करती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक शादीशुदा महिला को 500 ग्राम और पुरुषों को 100 ग्राम सोना रखने की इजाजत है। हालांकि आपको ये भी बता दें, यहाँ ये साफ कर दें कि ये नियम पुराने हैं। ये भी एक दलील दी जा रही है कि बस लोगों को किसी भी तरह की अफवाह से गुमराह ना किया जा सके, किसी तरह की संशय ना हो, दिक्कत ना आए, इसलिए सरकार ने दोबारा ये नियम लोगों के सामने पेश किए हैं। पहले ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक, अब सोने पर मोदी का मास्टर स्ट्रोक। सरकार का काले धन के खिलाफ मिशन। अब बच नहीं पाएंगे काले धन के कुबेर। 500 और 1000 के नोट पर बैन के बाद अब सरकार की नजर सोने पर है।
इससे नोटबंदी के बाद शादी की तैयारी में लगे लोगों की मुश्किलें सोने पर आए एक फरमान से बढ़ गई हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार ने इसे लोगों को शादी के सीजन में राहत देने के लिए ही जारी किया है, ताकि इनकम टैक्स की छापेमारी में किसी को कोई दिक्कत ना हो। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आयकर विभाग के छापे के दौरान शादीशुदा महिला को 500 ग्राम तक सोना रखने की छूट दी गई है। अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तक सोना रख सकती हैं, जबकि पुरुष 100 ग्राम। पुश्तैनी सोने पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अपनी घोषित आय से खरीदे गए सोने पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर अघोषित आय से खरीदा गया सोना जब्त होता है तो उस पर सरकार नए कानून के तहत टैक्स लगाएगी, जिसमें 60% टैक्स और 25% सरचार्ज के साथ सेस चुकाना होगा। पहले से आपके पास सोना है, इसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है, मगर जो इस साल में ये 2 नवंबर 8 तारीख के बाद आप जाके कोई खरीद करे 1 किलो 2 किलो ऐसा करके हम डिक्लेयर करेंगे, ये कहेंगे हमारा पुराना है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये कहाँ से आया। नोटबंदी की सबसे बड़ी मार सराफा बाजार पर देखने को मिल रही है। आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के बाद सोने का भाव 1500 रुपए गिरकर 29,350 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहरहाल सोने को लेकर पुराने नियम को रिफ्रेश करने के पीछे कहीं सरकार ये संकेत तो नहीं दे रही है कि भाई देखिए काले धन पे जैसी मार हुई है, आगे कुछ और कड़े नियम भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए सावधान रह जाइए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर मचे बवाल की। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ हवा में साजिश हुई है। ये कहा जा रहा है कि ममता को मारने की साजिश हुई है, क्योंकि कम फ्यूल के बावजूद ममता के प्लेन को आधे घंटे तक लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। ये सवाल आज दोनों सदनों में गूंजे। सरकार ने मामले की जांच की बात कह दी है, लेकिन सदन हंगामेदार जरूर रहे हवा की इस साजिश को लेकर। I am not insinuating anything, but there is a school of thought which believes that this too may be a conspiracy. तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन बड़ी साजिश की बात कर रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी को साजिश के जरिए जान से मारने की कोशिश की गई। मामला ममता बनर्जी को लेकर जा रहे इंडिगो एयरलाइन के विमान की लैंडिंग से जुड़ा है। आरोप लगाए गए कि कम फ्यूल होने के बाद भी प्लेन को देर तक लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि कोलकाता में प्लेन लैंड करने से पहले आधे घंटे तक हवा में चक्कर काटता रहा। इस मुद्दे को राज्यसभा में जोर शोर से उठाया गया। प्लेन के लैंडिंग का जो मामला, जिसमें और भी पैसेंजर उसके अंदर थे, तो ये मामला काफ़ी गंभीर है, संवेदनशील है, और मैं ये समझती हूँ कि जो भी कल कुछ हुआ है तो वो ठीक नहीं हुआ। इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, और इसके साथ ही हमारी पार्टी ये चाहती है कि सरकार तो इस मामले को गंभीरता से लें, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले की जांच करानी चाहिए। लोकसभा में टीएमसी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया और पूरे मामले में सरकार से सफाई मांगी। ममता बनर्जी normally travels in Air India in Indigo flight, and ATC controlled by central government. So I want that government should rise to the occasion with all out priority, and we want to see that the security of Mamata Banerjee, the life of Mamata Banerjee is facing some challenges which government of India should take with all priority. लोकसभा में सभी दलों के सांसदों ने इस मुद्दे पर गंभीरता बरतने की अपील की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस पर बयान दिया। The DGCA has ordered an inquiry to ascertain as to how the 3 flights have reported low fuel and whether they are carried sufficient fuel as per the regulatory requirements prescribed by DGCA. इसमें दो राय नहीं कि मामला बेहद गंभीर है। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख की सुरक्षा का सवाल है। सरकार मामले की जांच की बात कह रही है। डीजीसीए पूरे मामले की जांच कर रहा है, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार फ्यूल की कमी किस कारण से हुई। क्या वाकई ये कोई साजिश थी या फिर लापरवाही का कोई बड़ा मामला। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। आपको बता दें, आपके चैनल न्यूज नेशन ने इस फर्जीवाड़े का, इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। किस तरह से बिरला श्लोक एडुटेक कंपनी जो है उसने फर्जी बैंक गारंटी का इस्तेमाल कर ये टेंडर हासिल करने की कोशिश की। बैंक गारंटी में फर्जीवाड़े का आरोप है। और आपको बता दें कि बिरला श्लोका एडुटेक कंपनी के खिलाफ, ये मुंबई की कंपनी है, लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई है। कंपनी पर फर्जी बैंक गारंटी जमा कराने का आरोप है। यूपी के व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। मुंबई की बिरला श्लोका एडुटेक कंपनी के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई है। बिरला श्लोका एडुटेक के एमडी आशीष महेंद्रकर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है।
और बिरला श्लोका एडुटेक के CS विनीत त्रिपाठी के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ICT योजना के तहत कुछ स्कूलों को चिन्हित किया जाता है कि उनमें कंप्यूटर शिक्षा जो है, स्मार्ट क्लासेस जो हैं वो मुहैया कराई जाएंगी और इसी योजना के टेंडर हासिल करने के लिए फर्जी बैंक गारंटी इस कंपनी ने पेश की। जांच के दौरान फर्जी पाई गई 7 बैंक गारंटी। सिटी यूनियन बैंक कोयम्बटूर की थी बैंक गारंटी। टेंडर के लिए तमिलनाडु से बनवाई गई थी ये फर्जी बैंक गारंटी। कुल 2,82,71,000 की बैंक गारंटी फर्जी थी। दरअसल स्कूलों में कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सप्लाई का ये टेंडर था। 1608 स्कूल जो हैं चिन्हित किए गए थे और आपको बता दें, न्यूज़ नेशन ने इस मुद्दे को जब उठाया और उसके बाद STF की जांच के आदेश दिए गए हैं। न्यूज़ नेशन ने FIR की कॉपी जो थी न्यूज़ नेशन ने हासिल की और उसके बाद से इस पूरे मामले को उठाया और सवाल उठाया कि यहाँ एक टेंडर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से सरकार लगातार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद नए नए तरीकों से करप्शन जारी है। इसकी एक बानगी तो आपने इसी मामले में देख ली है। कहीं कुछ और कंपनियां तो इसी तरह से भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है कि उनकी कुवत नहीं है, कंपनी इतनी बड़ी ही नहीं है कि टेंडर को फुलफिल कर सके, और बैंक भी भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं, फर्जी बैंक गारंटी देते हैं, टेंडर हासिल होता है और टेंडर की मोटी रकम जो है वो कंपनियां और अधिकारी आपस में बंदर बांट करके खा लेते हैं। तो एक बड़ा घोटाला ये हो सकता है। क्या बैंक समेत दूसरी संस्थाओं के कुछ लोगों की मिली भगत है? ये तमाम सवाल इस एक मामले ने खड़े कर दिए। इसकी तो STF की जांच हो रही है, लेकिन जांच के दायरे में शायद दूसरे और टेंडर्स भी आने चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइटैनिक जहाज की, जो आज भी सभी के लिए एक बेहद खूबसूरत कल्पना और दुखद हादसा है। साल 1912 में टाइटैनिक जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में बर्फ की चट्टानों से टकराकर सागर की गहराइयों में समा गया था। लेकिन आपको बता दें, अब चीन में टाइटैनिक नए अवतार में नजर आएगा। सिंचुआन प्रांत में एक कंपनी ने सैलानियों को लुभाने के लिए टाइटैनिक जैसा ही जहाज तैयार कर लिया है। इस खास जहाज को रिजॉर्ट में रखा जाएगा और इसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सिंचुआन प्रांत में टाइटैनिक जैसा लंबा जहाज बनाया जा रहा है। लोग इसके साथ अभी फोटो खिंचा रहे हैं। साल 2017 तक ये टाइटैनिक, चाइनीज टाइटैनिक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो ये थी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।